आज का टॉपिक जो है वो कश्मीर इशू पर है, क्योंकि हमने पहले पास्ट में कश्मीर को पास्ट जो है वो इरा से देखा है। जब हमने देखा कि आर्टिकल 370 से पहले, यानी 5 अगस्त 2019 से पहले हमने कश्मीर को इशू को डिस्कस किया है। आज जरा हम इस इवेंट 2019 के बाद से लेकर आज तक कश्मीर के अंदर क्या क्या चीजें होती रही हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये एक स्पेशल करंट अफेयर का लेक्चर है। तो जी पहले तो अगर हम बात करें कि बीजेपी गवर्नमेंट ने, अच्छा एक सेकंड रुकिए जरा। अच्छा ये कौन है स्वीटी टोल? ओके। तो जी बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है, हमने देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली एक नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम है, जो कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट है। और उसकी जो है हमने एट्रीब्यूशन इंडियन कश्मीर में कैसे नजर आती है, जब वो 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो एनेक्स कर देते हैं इंडिया के अंदर, और इस रीजन को बाइफरकेट कर देते हैं दो हिस्सों में। यानी पहले जरा मैं आपके साथ लिखता भी जाऊं। तो ये जो बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो क्या है, उन्होंने 5 अगस्त 2019 को क्या किया, यानी कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को नेक्स्ट कर दिया किसके अंदर, इंडिया के अंदर। और क्या किया इन्होंने, इन्होंने इसको, इस रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जरा हम बात करें आगे चल के हुए, तो ये जो हिस्टोरिकल चेंजेस हैं दोनों, बेसिकली इसने इस कश्मीर का ये जो लीगल स्टेटस है ना, कि ये जो कश्मीर है वो बेसिकली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उस लीगल स्टेटस ऑफ कश्मीर को इन्होंने क्या कर दिया, कंप्लीटली रीडिफाइंड कर दिया। यानी अगर हम ये कहें ये टेरिटरी कश्मीर है, तो इसका एक लीगल स्टेटस है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो इस एक्टिविटी ने, जो इंडिया गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को की, आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया, खत्म किया, तो उसके बदे मुकाबिल क्या होता है कि ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी का लीगल स्टेटस मिला हुआ था इसको, उसको तो खराब किया ही, इसके साथ साथ इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, टू सम एक्सटेंट चाइना, इन तीनों के रिलेशंस को भी खराब किया। वेट कीजिएगा जरा। ओके जी। तो अब जरा आगे चल के देखते हैं। ये बेसिकली इस पर दो किस्म के रिएक्शंस हमें नजर आते हैं। एक तो रिएक्शन, वो जो हमें ग्लोबल रिएक्शंस हैं, रिएक्शन हमें दो किस्म के नजर आते हैं। एक जो है वो हमें इंडिया के अंदर नजर आते हैं, इंडिया क्या कह रही है और वर्ल्ड कम्युनिटी क्या कह रही है इस पर। इंडिया कह रही है कि ये जो स्टेटस है कश्मीर का, ये बेसिकली उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यानी ये जो स्टेटस को उन्होंने एब्रोगेट किया है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कंसीडर करता है। और जबकि दुनिया, वर्ल्ड कम्युनिटी इंक्लूडिंग पाकिस्तान, चाइना और बाकी मुस्लिम ममालिक, वो कहते हैं कि ये जो एक्टिविटी इंडिया की तरफ से हुई है वो लीगली वॉइड है, इलीगल है। वो किस तरह, क्योंकि ये जो आर्टिकल 370 और 35A है, उसकी वायलेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको परमिट नहीं करता अंडर आर्टिकल 3 के अंदर। तो जरा पहले तो हम इस चीजों को देख लें कि ये आर्टिकल 370 क्या है और आर्टिकल 35A क्या है, और इन्होंने किया क्या है असल में। देखिए आर्टिकल 370 जो है ना वो बेसिकली एक स्पेशल स्टेटस देता है, यानी ऑटोनोमस टू इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को। यानी वो ये कंसीडर करता है कि ये जो टेरिटरी है वो बेसिकली डिस्प्यूटेड है, लेकिन ये सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी का पार्ट नहीं है। आर्टिकल 35 है, वो ये बात करता है कि इस इलाके के अंदर जो है ना, यानी लोकल ही, जो लोकल्स हैं वो ही परमानेंट रेजिडेंट होंगे। यानी बाहर का कोई यहाँ पर जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकता, हम किसी और को अलाउ नहीं कर सकते कि वो आए और यहाँ पर सेटल्ड हो जाए।
तो इस सेंस में हम देखेंगे कि कुछ इवेंट्स हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अब जरा इंडिया का स्टांस क्या है, कि इंडिया ने स्टांस ये क्यों लिया है। तो इंडिया का जो स्टांस है, पहले तो इंडियन स्टांस को हम देख लेते हैं, जो वो कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब ये इंडियन स्टांस जो है वो बेसिकली इस रीजन के हिसाब से दो यूनियंस में डिवाइड करने का, एक रीजन जो है वो जिसको कहते हैं लद्दाख, दूसरा रीजन जिसको वो जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं। अब देखें कि वो ये कहते हैं कि ये जो लद्दाख रीजन है बेसिकली, अच्छा एक सेकंड वेट कीजिएगा जी। ओके जी, तो वो ये कहते हैं कि ये जो लद्दाख टेरिटरी है बेसिकली, वो एक समझे कि वहां के लोगों की एक लॉन्ग डिमांड होती थी। यहाँ के लोग इसको डिमांड कर रहे थे, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि उनका पीपल जो है उनके राइट्स उनको डिलीवर्ड नहीं हो रहे, जिस वजह से उन्होंने कहा कि हमें चाहिए एक यूनियन टेरिटरी। तो जो जम्मू एंड कश्मीर में वो कहते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है वो ज्यादा है, तो इसलिए हमें उन चीजों को भी कंट्रोल करना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्ट पास किया 2019 के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2019। इसके अंदर इन्होंने ये यूनियन को, इंडिया जो कश्मीर है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। देन जी आगे आते हैं कि ये जो इवेंट्स हुई हैं 2022 में, हम जरा देखते हैं कि क्या क्या इवेंट्स इसके अंदर होते हैं 2022 के अंदर। अब 2022 के अंदर हमें कुछ इवेंट्स नजर आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि इंडियन एक्शंस जो हैं वो बेसिकली काफी हार्श हो जाते हैं, और उसके अंडर वो क्या करते हैं, वो मुस्लिम पॉपुलेशन को रीशेप करना चाहते हैं। अगर हम कुछ बात करें कि कुछ इवेंट्स जिनमें सबसे ज्यादा, तो वो जो लोकल लैंड्स थी यानी लोकल प्रॉपर्टीज थी, उनको उन्होंने सीज कर दिया और फिर न्यू टेरिटरीज ओपन की गई। और इन न्यू टेरिटरीज को अलाउ किया गया कि बाहर से लोग जो हैं न्यू सेटलर्स यहाँ पर आए और वहां पर वो सेटल्ड हो। ठीक है, मीडिया को उन्होंने क्या कर दिया, मीडिया को बैन कर दिया। जर्नलिस्ट को क्या किया, जर्नलिस्ट को उन्होंने जेल किया, रिएक्शन जब उनके खिलाफ आए तो। फिर उन्होंने क्या किया, ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस की, इंसानी जानों के साथ उनको उन्होंने जो है आंसू गैस और बंद रखा, इंटरनेट और फिर अदर फैसिलिटीज से उन्होंने उनको बैन रखा। सिमिलरली हम देखते हैं कि क्या होता है आगे चल के, हम देखते हैं कि आगे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी होती है। और हमें यह भी नजर आता है कि ये जो लोगों पर टॉर्चर होता है, और फिर जो है जो ऑल पार्टी हुरियत कमीशन है, कॉन्फ्रेंस है, उसके लोगों को डिटेंशन में रखा जाता है। जिसमें अली गिलानी जब वो वफात कर जाते तो उनके इवन अलाउ नहीं किया जाता लोगों को कि वो जाके जनाजे में शिरकत करें। उसके साथ साथ फिर क्या होता है, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो जो वक्फ इंस्टीट्यूट होता था उसको कंट्रोल करता है, तमाम रिलीजियस मुस्लिम्स को, तमाम एरियाज को जिनमें श्राइन्स हो गई, सब कुछ। और हमने ये भी देखा कि अब जरा कल्चर, जो कल्चर है कश्मीरी कल्चर, उसको भी उन्होंने जो है इम्पैक्ट किया।
वो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको बता देता हूँ। पहले जरा ये रिएक्शन इंडिया की तरफ से हुआ क्यों है, तो इंडिया ये क्यों करना चाहती है, तो पहले तो आपको वो समझना होगा कि उस टेरिटरी के अंदर बेसिकली है क्या। ये टेरिटरी, अच्छा एक सेकेंड, टेरिटरी है जी 3 हिस्सों में डिवाइडेड। एक हिस्सा जिसको हम कहते हैं कि जी कश्मीर, एक हिस्सा जिसको हम कहते हैं जी जो है जम्मू, और एक इसका जिसको हम लद्दाख कहते हैं। अब यहां पर एक चीज है कि अगर लद्दाख में हम देखें, जम्मू में और कश्मीर में, तो लद्दाख में हमें यहाँ पे बुद्धिस्ट बहुत नजर आते हैं, और फिर कुछ शिया मुस्लिम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं लद्दाख के अंदर। जब हम जम्मू के अंदर आते हैं तो जम्मू में हमें यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी ज्यादा नजर आती है, और हम कश्मीर के अंदर आते हैं तो मुस्लिम्स मेजोरिटी नजर आती है। अब ये डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए पहला जो एक्ट है, आप इसको जरा समझ लें इस सिचुएशन को। अब इंडिया करना क्या चाहती है इसके थ्रू, इंडिया बेसिकली डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहती है। डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब ये कि इन फ्यूचर वो नॉन सेटलर्स यानी हिंदूज को क्या सेटल करना चाहती है, यहाँ हिंदूज को कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, और टू सम एक्सटेंट लद्दाख के अंदर, यहाँ यानी नॉन सेटलर इंडिया से, दिल्ली से, मुंबई से, न्यू दिल्ली से, और बहुत सारे एरियाज से जो है वो अमृतसर से एक्सेट्रा एक्सेट्रा एरिया से वो अलाउ करेगी। जो लोकल कश्मीरी नहीं बल्कि नॉन कश्मीरी हैं, उन नॉन कश्मीरी लोगों को वो अलाउ कर रही है इंडिया कि आए और यहाँ पर सेटल हो। अब डेमोग्राफिक चेंजेस करने का मकसद क्या है कि इन फ्यूचर अगर यहाँ पर रेफरेंडम होता है, अभी भी बात आपको पता होगी एक, अगर तो रेफरेंडम हुआ तो इस रेफरेंडम में आपने देखा कि हिंदू जो कि माइनॉरिटी में है वो किस में आ जाएंगे, मेजोरिटी में कहाँ आ जाएंगे, क्योंकि जम्मू में तो उनकी रीजन है, ये रीजन तो उनका अपना है, लेकिन हिंदू यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे, मेजोरिटी में आ जाएंगे। और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस डेमोग्राफिक यानी नॉन सेटलर्स को अलाउ किया जाए, वो कश्मीर वैली में आए, इस वैली के अंदर। और फिर मुस्लिम्स का वो जो पाकिस्तान का जो क्लेम है, उसकी जो पोजीशन है कि इन फ्यूचर अगर एक रेफरेंडम एक इलेक्शन होती है तो फिर मुस्लिम्स हमें फेवर नहीं करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगी। तो यानी पाकिस्तान की सिचुएशन को इंटरनली इंडिया ने पूरा ही कंट्रोल्ड कर दिया है। तो पहला तो रीजन ये है कि हम इन फ्यूचर डेमोग्राफिक चेंजेस करें, और दूसरा ये कि फिर हम कोई ऐसा वो ही ना छोड़ें, इम्पैक्ट ही ना छोड़े कि जहां पर जो है वो बात हो सके इन फ्यूचर कश्मीर इशू पर। तो कंप्लीटली उन्होंने कश्मीर इशू को बंद कर दिया है। अब इस पर हम बहुत सारी डिबेट्स भी हैं। पहली तो डिबेट जो है, हम पहले उससे पहले एक और भी बीजेपी गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस हैं। पहले बीजेपी गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस आप देख लें अगर, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस किस तरह लिए, 3 किस्म के एक्शंस लिए। एक जी एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरे दूसरे जी उन्होंने जो है डेमोग्राफिक, और उसके अलावा उन्होंने इसमें इलेक्टोरल स्टेप्स भी लिए। अब ये जो इलेक्टोरल स्टेप्स भी लिए गए, डेमोग्राफिक स्टेप्स भी लिए गए, इनके अंदर आर्टिकल्स देख लेते हैं जी। एडमिनिस्ट्रेटिव में आर्टिकल 370, कंप्लीटली सवरेन स्टेटस को ही चेंज कर दो। डेमोग्राफिक में आर्टिकल 35 को, यानी लोकल्स को तो वहां होंगे लेकिन नॉन लोकल्स को जो भी है न्यू सेटलर्स को भी अलाउ कर दो। अब इन्होंने इलेक्टोरल के अंदर क्या किया, इलेक्टोरल के अंदर उन्होंने कहा कि हम जो है, जो इंडिया की डिलिमिटेशन कमीशन है, उन्होंने अनाउंस किया कि हम यहाँ पर न्यू इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशंस करेंगे, न्यू इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर हिंदू मेजोरिटी एरियाज में न्यू इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशंस होंगी, तो क्या होगा, हिंदू बराबर हो जाएंगे मुस्लिम्स के। तो यानी वोटिंग राइट में मेजोरिटी किसकी बनेगी,
हिंदूज की। तो उन्होंने इसको बैलेंस कर दिया कि कश्मीर में तो मुस्लिम्स हैं इन फ्यूचर, लेकिन जम्मू में जो है हम अगर देखा जाए तो उसको भी जरा बैलेंस कर दें। अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर मिलता है कि ये जो मुस्लिम्स हैं वहाँ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 68% में है, और जो जी हिंदूज हैं उनकी जो है वो 28% है। ये बेसिकली उनकी जो है डेमोग्राफी है। तो इस डेमोग्राफी को बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि हिंदू मेजोरिटी इस जो है माइनॉरिटी से शिफ्ट होकर मेजोरिटी में आए, और फिर जो है उन एरियाज पर कंट्रोल हो इन फ्यूचर। अगर डेमोग्राफी रिफॉर्म्स होते हैं, रेफरेंडम होता है, या फिर कोई ऐसी बात होती है ग्लोबली, तो हम कह सके कि वी आर इन बैलेंस सिचुएशन। ये करंट अफेयर का एक सिचुएशन टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज नॉट लाइक दैट कि वी आर डिस्कसिंग द कश्मीर इन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अब जरा इस कश्मीर इशू के अंदर जो है लीगल लॉज क्या कहते हैं, यानी हम अगर इसको लॉज के पर्सपेक्टिव में देखें तो पहले तो हम इसको दो पर्सपेक्टिव में देखेंगे। एक, इंडियन लॉ क्या कहता है, और फिर ग्लोबल इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और फिर इंटरनेशनल लॉ के अंदर। यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 3। अब ये अलाउ नहीं करता आर्टिकल 3 कि आप जो है परमानेंट जो है वो किसी भी हद तक पहुंचकर किसी एरिया को, टेरिटरी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। क्यों? वो कहते हैं अब यूनिलेटरली पार्लियामेंट को ये राइट नहीं है, बल्कि एक प्रेसिडेंट का जो है वो ऑर्डिनेंस होगा, और प्रेसिडेंट के पास पावर्स है, यानी पार्लियामेंट के पास कंप्लीट ये पावर्स नहीं है। और इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो है बेसिकली उसका जो रिक्वायर इनपुट है उसके अकॉर्डिंगली ये स्टेट लेजिस्लेचर को कोई राइट नहीं है। दूसरा, अगर हम ग्लोबल इंटरनेशनल लॉ के सेंस में बात करें तो इंटरनेशनल लॉ के सेंस में हमें अगर बात करें तो इस वक्त तक 11 रेजोल्यूशन पास हो चुकी है कश्मीर पर, जिनमें एक रेजोल्यूशन है यूएन की, यूएन रेजोल्यूशन 38। उसका पारा जो पैरा है 2, वो कहता है कि ये जो है ना किसी भी पार्टी को राइट नहीं है कि वो यूनिलेटरली इस रीजन के अंदर, इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर जो है वो मटेरियल चेंजेस को लेकर आए, यानी वो जो ट्रीटी है, वो जो इंडिया और पाकिस्तान की कि हम कश्मीर को इन फ्यूचर बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे इशू को, यानी आप एक पार्टी जो है वो मटेरियल ब्रीच नहीं कर सकती उस रेजोल्यूशन का। तो इन दैट पर्सपेक्टिव जो है इस वक्त जो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट में ये बात चल रही थी कि ये जो है आर्टिकल 3 की वायलेशन है, लेकिन इस पर जो है फिर उन्होंने ओवर रूल्ड करके उनको कहा कि एपेक्स कोर्ट की तरफ भेजा जाए। बाद में फिर ये जो है 3 साल हो गए हैं इस वक्त लीगल डिबेट तो इंडिया के अंदर भी ये चल रही है, और इवन यूएन एक्सटेंड पर भी। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी इस वक्त धीमी नजर आती है कि वी हैव नॉट सीन एनी रियल पर्सपेक्टिव, रियल वर्क कि पाकिस्तान ने इसको, हाँ कि पाकिस्तान ने मल्टीपल डायनामिक्स पर इसको इशू को रेज किया, जैसे हम ओआईसी के प्लेटफॉर्म पर देख लें, एससीओ के प्लेटफॉर्म पर देख लें, और यूएन के प्लेटफॉर्म पर देख लें, यूएनडीपी के प्लेटफॉर्म पर देख लें, यूएनएचसीआर के प्लेटफॉर्म पर देख लें, बट टू सम एक्सटेंट ये कोई पेपर वर्क्स या फिर राइट्रिक्स के अलावा कोई ऐसी फ्रेमवर्क नजर नहीं आ रही। तो अभी इस वक्त रिसेंटली G20 की मीटिंग हो रही है, होने वाली है इंडिया कश्मीर में, तो हम उसको भी देखेंगे। सो दिस वाज कश्मीर आफ्टर 2019, यानी ये जो आर्टिकल 370 की बात की गई उस पर हमने देखा कि ये किस तरह की गई, क्या हुआ, मकसद क्या था, रीजंस क्या था, क्या ये वैलिड है, नॉन वैलिड है, और फिर डेमोग्राफिक चेंजेस किस तरह होगा, और इंडिया का मकसद क्या है। तो दिस वाज द डिटेल लेक्चर जो मैंने आज कंडक्ट किया, स्पेशल लेक्चर। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन नहीं कर सके, और दे आर टेकिंग इट ऑन अ लाइटर नोट। बट आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट टाइम मैं जो है नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आफ्टरवर्ड्स। अगर आपकी क्लासेस अटेंड करनी है तो यू शुड अटेंड द क्लासेस, otherwise I am not going to share the recordings later in later phases.